जो वॉर चल रहा है आज मार्केट में यूएस का, ईरान का, कभी भी हमें न्यूज़ के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। जीरो से स्टार्ट करना हो ट्रेडिंग का तो उसे क्या स्टेप्स? कोई भी पर्सन सोचता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए तो पहले उसको देखना चाहिए कि ट्रेडिंग के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ट्रेडिंग में इतना जब डर है फिर भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। डर का मतलब ये हो जाता है कि कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है? आपकी इंट्राडे होती है, पोजिशनल होती है, स्विंग। तो उसमें बिडिंग भी तो करके छोड़ देते हैं ना। अगर आपने 100 पे बाई कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट का एक गोल्डन रूल बताइए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हो जाता है कि अपने रिस्क को, अपने पैसे को आप मैनेज कर रहे हो। आज की डेट में कितना इंफॉर्मेटिव हो गया है हमारा थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, एक चीज हो रहा है, आपने देखा स्कैम्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं सोशल मीडिया के थ्रू। कैसे? लोग कहते हैं कि टेलीग्राम टिप्स, तो वेलकम लवल जी, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारी ऑडियंस के लिए, देवरे टॉक्स की ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एंड आई होप कि जो आपके इंसाइट्स होंगे, इनपुट्स होंगे, वो हमारी ऑडियंस यूज़ करके उसको अच्छा स्टॉक मार्केट में गेन कर सकेंगे। डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी छोटी एज में आपने स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर किया? किसने आपको इंस्पायर किया कि आपने ये लाइन चुनी अपने करियर की? तो हेलो गाइज, मेरा नाम लवल राजपूत है और मैं पिछले 10 साल से ट्रेडिंग के अंदर, मैंने 2016 के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले जब मैं ट्रेडिंग के अंदर आया था, पहले कुछ नहीं पता था ट्रेडिंग क्या होती है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में अपना 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग ढूंढ रहे होते हैं या तो कुछ जॉब्स छोटी मोटी या फिर कॉलेजेस का मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब मैंने कॉलेजेस का ट्राई किया था तो 2 ऑप्शन थे, या तो कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर रेगुलर का। लेकिन मैंने चूज किया था आपका कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। एट द सेम टाइम मैंने जॉब भी की थी। जब मैं जॉब कर रहा था तो वहाँ पे काफ़ी जो एचआर्स होती है, इंटरव्यू लेती है, तो वहाँ पे एक पर्सन आया इंटरव्यू देने के लिए। उन्होंने बोला, एचआर ने बोला उनको कि आपकी हॉबीज क्या है। यूजुअली आप क्या बोलोगे, मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, लव टू प्ले क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। उन्होंने बोला आई लाइक टू डू ट्रेडिंग। थोड़ा ना इंस्पायर लगा मुझे वहां से कि अच्छा ट्रेडिंग भी क्या होती है। फिर ट्रेडिंग से समझ आया स्टॉक मार्केट, 10 तरह की चीजें। तो उन्हीं पर्सन से कहीं ना कहीं मैंने देखा वो ट्रेडिंग क्या होती है, तो मेरी जर्नी कहीं ना कहीं वहां से स्टार्ट हुई थी और आज तक ये चल रही है। तो आपने क्या स्टडीज की थी इसके रिगार्डिंग? मैंने कुछ स्टडी नहीं की थी। यूजुअली मैं बीकॉम विद मैथ्स ग्रेजुएट कर रखा हूँ। तो उसके अलावा जो स्टडी है कुछ अलग से नहीं किया था, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए। तो किसी को मेंटोर बनाया था आपने उस टाइम? एक्चुअली ना 2016 की बात करूँ तो वहाँ पे कोई होता नहीं था मेंटोर वगैरह ना। हाँ, वहाँ पे कोई नहीं होता था यूट्यूब पे सिखाने के लिए, ना कुछ अकेडमीज होती थी बताने के लिए। तो वही मतलब एक तरह से कह सकते हो, मैं अपनी क्लास में, स्कूल में काफी ज्यादा टॉपर था। तो करते करते ट्रेडिंग से सीखते सीखते, लॉस करते करते, तो फिर मैंने खुद को मेंटोर बनाया था। तो लवल जी, अगर किसी को जीरो से स्टार्ट करना हो ट्रेडिंग का तो उसे क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले उनको ना ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन सोचता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए तो पहले उसको देखना चाहिए कि ट्रेडिंग के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। आपने कभी सुना होगा जैसे कि ना जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसने 12वीं पास कर ली, वो ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज वो बड़ी बड़ी गाड़ी, दुबई का लाइफस्टाइल, कुछ फरारी वगैरह देख के। तो मैं बोलूँगा किसी को भी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो पहले तो वो सबको सीखे कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। ट्रेडिंग में एंटर करने से पहले हमें जानना चाहिए कि उसमें लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है, जो कि लोग करते भी है। तो अगर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, चाहे वो आप स्टार्ट करे, कोई भी स्टार्ट करे, तो उस टाइम बस वो ना पहले जाए अपना मेंटोरशिप में, एजुकेशन पे। अगर वो एजुकेशन ट्रेडिंग की सीख रहा है तो मैं बोलूँगा उसको स्टार्ट करने के लिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको प्लेटफॉर्म से लाइक यूट्यूब्स हो गया, अकेडमीज होगी आपकी, कुछ अलग अलग वेबसाइट्स होगी, तो उसके थ्रू भी आप ट्रेडिंग सीखे। जब ट्रेडिंग सीख लोगे, एजुकेशन ले लोगे, उसके बाद आपको ट्रेडिंग में पैसा डालना शुरू करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। और आपको क्या लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट की नॉलेज और चाहिए तो कितना पार्ट होता है जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उनका क्या रोल रहता है? हाँ, मैं उसमें अगर आपको क्लियर करूँगा, न्यूज़ चैनल में ना आपको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको याद है एक बार क्या हुआ था कि ना, वैसे 6 जून की बात है जब इलेक्शंस वगैरह थे, तो मोदी जी ने बोला था एक बारी कि मार्केट काफी ज्यादा गैप अप खुलेगी, शूट अप करेगी 6 जून को। अमित शाह ने बोला था। अगर आपको ध्यान होगा तो उस टाइम ना ये सारी न्यूज फैल गई थी, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं था। उन्होंने बोला था मार्केट न्यूज ऊपर जाएगी, लेकिन उसी टाइम
इतना ज्यादा मार्केट नीचे आ गई थी, लोगों के पोर्टफोलियो खत्म हो गए थे, पूरे रेड में चले गए थे, आपको लॉस भी हो गया था। तो सबसे बड़ी बात, जो वॉर चल रहा है आज मार्केट में, यूएस का, ईरान का, कभी भी हमें न्यूज के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। तो किसके हिसाब से जाना चाहिए? जो मार्केट की नॉलेज है, लाइक प्राइस एक्शंस हो गया, एसएमसी हो गया, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी हो गया, ये सारी नॉलेज है मार्केट का, उसके बाद हम न्यूज पे जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस बिगनर्स के लिए न्यूज नहीं हेल्प बिल्कुल भी। न्यूज ना बिगनर्स को बहुत अच्छे से ट्रैप कर सकती है। फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में ना आपकी न्यूज आती है, अगर वो न्यूज के दौरान किसी बिगनर ने ट्रेड कर लिया ना, तो सच बात है वो पैसा बहुत बना भी सकता है, और उसी दौरान वो पैसा सारा खो भी सकता है। तो मेरे हिसाब से बिगनर के लिए न्यूज पे बिल्कुल अवॉइड करें। सबसे बड़ा लॉस का डर होता है स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में। हाँ जी। तो ट्रेडिंग में इतना जब डर है, फिर भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो इस डर को कैसे ओवरकम करना चाहिए, या ये डर रियल में है? डर का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप किसी से डरो, फॉर एग्जाम्पल आप कसिनो गए हो, कसिनो में एक सिंपल सी गेम है, अगर आपने $100 की बेट लगाई किसी भी गेम में, तो क्या होगा? या तो $100 के आपके $500 या $600, 1000 के 2000, 5000, और नहीं जीते तो 100 के जीरो हो जाएंगे। सीधी सी बात है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे ना आपके पास सेम ऑप्शन है। अगर पैसा आपने जहां बाय किया, बाय करने के बाद अगर वो स्टॉक ऊपर चला गया, तो कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी पैसा आ सकता है। अगर वो स्टॉक नीचे आ गया, तो वही बात है, आपके 100 रुपए जीरो हो सकते हैं। लेकिन वहां पे आपके पास ऑप्शन है स्टॉप लॉस का। अगर आपने 100 रुपए की कोई भी चीज को बाय कर रखा है, आपने बोल दिया नहीं, अगर ये ऊपर जाएगा तो ठीक है, अगर वहां से नीचे आ गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। इसको स्टॉप लॉस को और थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे? स्टॉप लॉस का मतलब है कोई आपके लॉस को स्टॉप कर रहा है। अगर 100 रुपए में हमें कोई भी चीज को बाय किया, आपका लग रहा है कि नहीं, अगर ये ऊपर जाएगा तो ठीक है, नीचे आया तो मैं 80 पे इसको एग्जिट कर दूंगी। अब वो कुछ स्टडीज होती है उसकी, कैसे करते हैं वो, तो 100 पे बाय किया, ऊपर नहीं गया तो 100 से नीचे आएगा तो नुकसान होगा, तो 80 पे जैसे ही आया वो, आपने उसको एग्जिट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने 20 रुपए का लॉस लेके बाकी सारा पैसा आप घर लेके वापस आ गए। लेकिन ये चीज वहां नहीं हो रही थी आपकी ना कसिनो वाले फैक्टर में चली, जो कि प्योर गैम्बलिंग है। अगर कोई सट्टा खेलता है, गैम्बलिंग करता है, कुछ भी करता है, क्रिकेट में आईपीएल में खेलता है, तो प्योर वो गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि वो जब लॉस लेते हैं ना, कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस। सारा ही लॉस वो ले लेते हैं, वो ऐसा लगाते ही नहीं है। मैंने बोला कि आपने ऐसा लगाओ, 80 पे लगाओ, 70 पे लगाओ, कुछ ना कुछ ऐसा लगे, बाकी पैसा घर लेके आ जाओ। अगर ऐसा नहीं लगाओगे तो मार्केट का जो स्टॉक है ना, या कुछ भी है, वो जीरो भी हो सकता है, वो तो माइनस में भी जा सकता है। माइनस तो नहीं होगा, जितना कैपिटल लगाया आपने उतना जा सकता है खाली। तो सेम ये तो बात वही होगी आईपीएल वाली, जो आपकी ये कसिनो वाली। तो तब भी लोग डर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं डरना। अगर आपको ऐसा लगा रहे तो बिंदास आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये एक मेथड है। लोग आज डर क्यों रहे हैं? आप जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हो, या किसी लेमैन के लिए अगर मैं पूछूं आपसे, तो शेयर मार्केट एग्जैक्टली है क्या? शेयर मार्केट और ट्रेडिंग आपका एक चीज है जिसमें दो बंदों के बीच में लेन देन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं बायर्स और सेलर्स। अब एक बायर है, वो कुछ खरीद रहा है, एक सेलर्स है, कोई माल बेच रहा है वो। तो सेम अगर आप ट्रेडिंग सीखते हो, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें आपने एक बायर हो या फिर सेलर हो। अगर आपने कोई शू की फैक्ट्री खोली, कोई बिजनेस खोला, आपने एक शू आपने लिया एडिडास का फॉर एग्जांपल 10,000 का, क्या पता उसकी वैल्यू बढ़ जाए एग्जांपल के लिए, तो 10,000 का आपने उसको बाय किया, तो उसको आप बेचोगे 15,000 पे शायद प्रॉफिट में। तो उस टाइम आपको कौन चाहिए? एक सेलर चाहिए आपको, या कोई आपको बायर चाहिए जो कि आपको ट्रांजेक्शंस कर ले इसलिए। लेकिन अगर आपने वो शू को खरीदा ही 15,000 रुपए में, तो उसको कितना ही बेच दोगे आप प्रॉफिट में। तो ये एक दोनों के बीच के ट्रांजैक्शंस है। अगर आप एक अच्छे टाइम पे, अच्छे प्राइस पे माल उठा रहे हो और अच्छे प्राइस में बेच रहे हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। और आपकी बायर सेलर्स की ट्रांजैक्शंस। ठीक है। जब भी कोई है ना गैम्बलिंग करता है, एक तरह से शेयर मार्केट भी ऑलमोस्ट गैम्बलिंग जैसा ही है, तो हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं 100 लगाऊंगा या 1000 लगाऊंगा तो मेरा डबल होगा। इसी पर्सपेक्टिव को लेके अगर कोई शेयर मार्केट में लगाता है पैसा, और वो एकदम से यही सोचे कि मेरा डबल तो होना ही होना है, ठीक है, तो वो क्या पर्सपेक्टिव ठीक है? ऐसा होता है रियल में? देखिए, सबसे बड़ी बात ना, मैं बोलूँगा अपने नॉलेज के हिसाब से, आपकी ट्रेडिंग गैम्बलिंग है ही नहीं। गैम्बलिंग तब है ट्रेडिंग अगर मेरा जो ब्रोकर्स है जिसके थ्रू मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वहां से गायब हो जाए स्टॉप लॉस का ऑप्शन, तो वो मार्केट गैम्बलिंग है।
क्योंकि अगर स्टॉप लॉस मैं 10 लाख रुपए ट्रेड में कर रहा हूँ, उसमें एसएल का लगाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो पूरी गैम्बलिंग होगी। और आपकी वाली बात अगर मैं बोलूँ तो लोगों के ना सपने बहुत बड़े बड़े हैं कि 10,000 लेके आऊंगा 1 लाख निकल जाएगी, 50,000 लेके आऊंगा तो अपनी गाड़ी की किस्त निकाल लूंगा, बाइक की किस्त निकाल लूंगा, जिससे मेरा सब चीजें मैनेज हो जाएगी। तो अगर जो लोग ये सोच के आ रहे हैं ना, उसको ट्रेडिंग में आना ही नहीं चाहिए। ट्रेडिंग किसके लिए है? ट्रेडिंग उसके लिए है जो एक पेशेंस इंसान है, जिसको पता है मार्केट में किस टाइम पे कैसे बिहेव करना है। अदरवाइज आप देखो ना, सब लोग ही ट्रेडर्स होते हैं आज की डेट में। अगर जो इस बात को समझ पा रहा है कि नहीं, जल्दबाजी से पैसा नहीं बनता, कोई भी ऐसी चीज है जो रातों रात आपको पैसा बना के दे देगी, एक्सेप्ट वो अलग अलग काम में बोलूं तो आपको ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, अगर आपने पैसा लगाया है तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। रातों रात सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो 10,000 का 1 लाख हो जाएगा, ट्रेडिंग में मत आओ। बस आपका देखो, मैंने एक एक दिन में बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाया है, एक एक महीने में अच्छा पैसा कमाया है, एक एक हफ्ते में भी कमाया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बार बार होगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट। क्या पता कभी मार्केट में वॉर आ जाए, कभी यूएस में कुछ हो जाए, तो मेरे हिसाब से उनके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं, उनको सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन बनता जरूर है जो आपने बताया, मैंने बनाया उसको। आप 1 लाख से 10 लाख भी कर दोगे, लेकिन वो बार बार की गेम नहीं हो सकती। आपके हिसाब से कितना टाइम के लिए? जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ये लगता था कि मैं पैसा लगाऊंगी, हाँ जी, और अगले 4 साल 5 साल के लिए उसको भूल जाऊंगी। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में होता है कि धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आप म्यूचुअल फंड्स में ये वाला फंडा ले सकते हो क्या? स्टॉक मार्केट में भी यही फंडा यूज हो सकता है? आप ना डिपेंड करता है कौन से वाले स्टॉक पे लगा रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ तो अपने एक स्टॉक दिखाता हूँ जिसमें मैंने प्रॉफिट भी किया था। तो ना सेम तरह से जैसे आपने बोला म्यूचुअल फंड्स होता क्या बेसिकली, आप को नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग की और मुझे नॉलेज है, तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाऊंगा, इन पे पैसा लगाऊंगा। आपने पैसा मुझे दे दिया, कहीं ना कहीं मैं पैसा लगा कर रहा हूँ, मैं पैसा वही लगा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। जब मैं वहां पे पैसा लगा रहा हूँ तो उस केस में क्या है कि चीजें सेम ही आ रही है स्टॉक मार्केट में, पैसा वहां भी आराम से बनेगा, पैसा आपका वहां भी आराम से बनेगा, लेकिन इट्स ऑल अबाउट आपकी नॉलेज कितनी है मार्केट के अंदर। अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए, ये मैंने स्टॉक से पैसा कमाया था जिसमें इतने का प्रॉफिट था। अब ये सिर्फ एक स्टॉक का प्रॉफिट है, जिसको आप मान लो कि मैंने 1.5 हफ्ते में बुक किया था। आप देखो प्राइस भी आ रहा है, कितने पे बाई किया, कितने पे सेल किया, प्रॉफिट भी अच्छा है। इट्स ऑल अबाउट देखोगे परसेंटेज, इसमें आपकी परसेंटेज भी अच्छी है, 50% से ऊपर है। तो क्या म्यूचुअल फंड में इतना पैसा आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एसआईपी में इतना पैसा मिल जाएगा आपको? वहां भी नहीं मिलेगा आपको। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाया और डायरेक्ट निकला, बस मेरे बीच में एक ब्रोकर था। तो मैं आपको, सही बात है, पहली बात तो ना म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा रहे हो ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि एसएमसी और आईसीटी होता क्या है? ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे एसएमसी और आईसीटी क्या है। एसएमसी आईसीटी एक आप कह सकते हो फैंसी वर्ड्स है। एसएमसी क्या होता है आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी आपका होता है इनर सर्कल ट्रेडिंग। आईसीटी एक बात बताऊं ना, किसी का यूट्यूब चैनल का नाम है, तो मैंने बताया आपको फैंसी नेम्स वगैरह। सदाबहार ट्रेडिंग मैंने बताया, मैं 2016 से मार्केट के अंदर हूँ। सबसे आपका जो मेन चीज है ना, वो आपकी मार्केट में है सपोर्ट रेसिस्टेंस, इसके आगे हमारा है प्राइस एक्शन। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, आपको प्राइस एक्शन में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन जो आजकल के लोग हैं वो ज्यादा विश्वास रखते हैं फैंसी चीजों में। तो अगर मैं बात करूं एसएमसी आईसीटी एडवांस कंसेप्ट्स है, वही मार्केट के, वही ट्रेडिंग की। देखो वो काम तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई बिगिनर अगर एसएमसी सीखने जा रहा है, आईसीटी सीखने जा रहा है, तो वो शायद अभी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। सबसे पहले उसको सीखना चाहिए मार्केट का प्राइस एक्शन क्या होता है। जो चीजें प्राइस एक्शन की है वही चीजें आपके एसएमसी की भी है। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, एक वर्ड होता है उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस आपका एसएमसी में, प्राइस एक्शन में उसको हम बोलते हैं हायर हाई, रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है। आपका एक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर एसएमसी में, प्राइस एक्शन में आपका वो होता है डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न। बात देखो वही है। हाँ, अगर मैं बात करूं और चीजें आपकी आईसीटी की, एसएमसी की भी, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स है लाइक ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी स्वीप, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये मेन कंसेप्ट है जो कि हमें पता होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसा अगर बिगिनर हो, कभी ट्रेडिंग सीखने जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से ना आज मैं मानोगे, मैं खुद
प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। जो आपको मैंने चीजें दिखाई है अभी ना, सब प्राइस एक्शन ट्रेड के हिसाब से ही है। हाँ, अगर आपने ये चीजें कर ली, एक पे काम कर लिया ना, तो फिर आप उस पे भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से देखो, सब चीजें अगर अब होगी ना तो मार्केट में कंफ्यूज हो सकते हो। बाकी एक चीज और बोलूंगा, एसएमसी आईसीटी कभी भी आपका काम नहीं करेगा इंडियन मार्केट में। आपका वो सिर्फ काम करेगा फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में। प्राइस एक्शन आपका सारी मार्केट के अंदर काम करेगा। बेसिक अगर कॉन्सेप्ट हम ऑडियंस के लिए पूछे तो कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है? एक इंट्राडे होती है, आपका स्वीप होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो इनमें इनका थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप ऑडियंस को दो। आपकी इंट्राडे होती है, पोजिशनल होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है। अब भी कोई अगर बिगिनर ट्रेडिंग करना चाहे तो उसको ना कभी भी इंट्राडे नहीं करना चाहिए। इंट्राडे का मतलब ये हो जाता है डेली बेस पे माल खरीदना और बेचना। आपको एक दिन में आप खरीदो बेच कर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कोई रिस्की हो जाती है, वो फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। स्विंग का मतलब होता है स्विंग ट्रेडिंग में जहां से मार्केट रिवर्स हो रही है वहां से आप खरीद रहे हो, जहां से मार्केट ऊपर से रिवर्स हो रही है वहां से आप बेच रहे हो, थोड़े एक लॉन्ग टर्म के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग आपकी होती है कि आप कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। स्कैल्पिंग सबसे खतरनाक चीज है मार्केट में, सुसाइड कह सकते हो आप। स्कैल्पिंग का मतलब होता है अगर आपने 100 पे बाई किया, 103 आया बेच दिया, 104 आया बेच दिया। लेकिन स्कैल्पिंग बुरी नहीं है। वो बुरी कब है? अगर आपने 100 पे बाई किया, 103 में बेच दिया ना, तो अगर वो नीचे आ गया ना तो 97 पे आपको बाहर भी निकलना है, एग्जिट करना है, ताकि ज्यादा लॉस ना हो जाए। लोग उल्टा कर रहे हैं, 103 पे तो निकल रहे हैं, लेकिन वो जब बेचने की बारी होती है ना उसको वो होल्ड कर लेते हैं, जिसमें वो सारा का सारा लॉस बड़ा हो जाता है, प्रॉफिट उनका इतना सा रह जाता है। तब मैंने बोला स्कैल्पिंग काफी ज्यादा खतरनाक है। जो मैं करता हूँ वो आपकी पोजिशनल भी करता हूँ, स्विंग भी करता हूँ, इंट्राडे तो बहुत ज्यादा करता हूँ। स्कैल्पिंग को मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करवाता हूँ, ना अपने बच्चे से करवाता हूँ, ना मैं उसको खुद भी करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से आपको स्विंग करनी चाहिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। इंट्राडे आपको तब करना चाहिए जब आपको थोड़ा बहुत मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाए, या आप ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ बैठो, तब जाके फिर आप तीनों चीजें मैनेज भी कर सकते हो मार्केट में। लेकिन स्कैल्पिंग मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँ कि आपको एज अ बिगिनर करनी चाहिए। स्कैल्पिंग में होल्डिंग का टाइम कितना होता है? डिपेंड करता है आपकी ट्रेड के हिसाब से ही है। अगर आपने सुबह 9:15 बजे मार्केट खोली, आपने बाय कर लिया और आपकी एकदम से मूव आ गई, चाहे वो मूव विद इन अ सेकंड आ रही है, विद इन अ मिनट आ रही है, तो आपको निकलना पड़ेगा। अगर वो नहीं आई तो फिर आपको वेट भी करना पड़ सकता है। कभी कभी मार्केट ना साइडवेज हो जाती है। इसमें एक एडवांस चीज बोलूंगा आपको, अगर आप ऑप्शन बाइंग में, कुछ कॉल पुट में बाइंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, मार्केट में अगर मूव ऊपर ही नहीं आई, मार्केट अगर साइडवेज होगी ना, तो जो आपने बाय कर रखा ना वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ होता है, थीटा वगैरह डीकेज होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स होती है मार्केट में, जिसकी वजह से आपका ज्यादा लॉस हो सकता है। तो मेरा सेटअप ये है, मैं चाहता हूँ कि हमेशा सबको बताना भी चाहता हूँ, सबको बताता भी हूँ, खुद भी करता हूँ। हमेशा आप एक इंट्राडे प्लान करो, चलेगा, पोजिशनल करो, चलेगा, लेकिन उसमें एक चीज बोलूंगा, हमेशा स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बड़ा बड़ा टारगेट। ठीक है, स्कैल्पिंग में कभी आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्विक मनी होती है, ऐसा लोग सोचते हैं इसलिए, और क्विक टाइम में आपको निकलना और चढ़ना पड़ता है उसमें। हाँ जी। तो उसमें बिडिंग भी तो करके छोड़ देते हैं ना, कि मेरा शेयर अगर मैंने 100 का लिया है एंड आई थिंक कि 105 तक पहुंचा है एंड आई विल सेल इट, तो वो बिडिंग तो करके छोड़ देते हैं ना। उसमें ना वो क्या रहता है, अगर पहले आपने बाय कर दिया ना, वो आपका टीपी होता है, टारगेट और स्टॉप लॉस। अगर आपने 100 पे बाय कर लिया, आप चाहते हो कि जैसे वो 150 पे आ जाए ना, वो खुद ही बिक जाए, तो उसको हम बोलते हैं टीपी। वो भी चलेगा, आपको सही कह रहे हो। लेकिन हमारे आपको होता है वो टेक प्रॉफिट टारगेट होता है। जो स्कैल्पिंग बता रहा हूँ उसमें तो ना क्या, हमें पहले हमने बाय करना पड़ेगा, बाय किया, अब जल्दी से आप मान के चलो, जल्दी से आप निकल रहे हो। अगर आपने 100 पे किया, 105 पे निकल रहे हो, फायदा है क्या? 5 पॉइंट के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप मेरे हिसाब से ट्रेडर नहीं हो। आपको ट्रेड हमेशा तभी करना है कि लॉस जाए तो छोटा जाए, अगर प्रॉफिट जाए तो बड़ा है मार्केट में। तो स्कैल्पिंग में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑडियंस को बताना चाहूंगा, अगर कोई स्कैल्पिंग करेगा ना, अभी तो पैसा कमा लेगा, वो थोड़ा थोड़ा पैसा कमा लेगा, एक ट्रेड ऐसा जरूर आएगा कि उसका थोड़ा थोड़ा पैसा तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ उसका सारा लॉस भी ले जाएगा मार्केट में। यही रीजन है मैं चाहता हूँ स्कैल्पिंग कोई ना करे, नहीं करे। रिस्क मैनेजमेंट का एक गोल्डन रूल बताइए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हो जाता है कि अपने रिस्क को, अपने पैसे को आप मैनेज कर रहे हो। अगर रिस्क को मैनेज कर रहे हो तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। गोल्डन रूल क्या है रिस्क मैनेजमेंट का? अगर आपने ट्रेडिंग कहीं से भी सीख ली, कुछ भी कर लिया, अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे
तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। रिस्क मैनेजमेंट का आपका मतलब ये हो जाता है, जब आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो तो इसमें आपको एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, दैट इज वी हैव रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क का मतलब होता है वही आपका स्टॉप लॉस, रिवॉर्ड का मतलब होता है आपका टारगेट, आपका Okay. प्रॉफिट। हाँ. अगर रिस्क छोटा होगा और रिवॉर्ड बड़ा होगा तो आप ट्रेडिंग सही कर रहे हो। अगर आप मान के चलो रिवॉर्ड छोटा होगा और रिस्क आपका बहुत बड़ा होगा तो आपका उल्टा हो जाएगा। वो गोल्डन रूल क्या है हमेशा, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, 1:4 1:5। Okay. मतलब कि अगर 20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो कम से कम आपको 60 पॉइंट का टारगेट लेना जरूरी है, तभी तो मजा आएगा ना। छोटा एसएल बड़ा टारगेट, अगर आप ले रहे हो 1:5 तो एक गोल्डन रूल है। आपकी मार्केट में काफी सारी स्ट्रेटजीज होती है, इंडियन मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की भी। अगर आपको नहीं पता रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करते हैं तो फिर आपका सारे के सारे लॉसेस खराब भी हो सकते हैं, ट्रेड्स खराब हो सकते हैं मार्केट की। आई एम अ बिगनर, ठीक है, मेरे पास 1000 रुपीज़ है एंड आई वांट टू पुट इट इन स्टॉक्स, तो आप मुझे क्या गाइड करोगे, किस तरह से मुझे करना चाहिए स्टार्ट? स्टॉक के लिए, या स्टॉक में अगर आप जो भी आपने अमाउंट बताया कुछ भी अगर आप करते हो तो इक्विटी में स्लो मूवमेंट है मार्केट में, आराम आराम से स्टॉक ऊपर जाता है। तो अगर मैं आपको एक गाइडेंस बोलूं स्टॉक के लिए तो स्टॉक तो इज लाइक कि ना आप बस छोटा अमाउंट लगा के अगर हमने छोड़ दिया उसको आप भूल ही जाओ, क्योंकि Okay. उससे आप पैसा नहीं कमा सकते। स्टॉक्स इज लाइक कि आज आपने इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट हम कब करते हैं, कल को भगवान न करे हम कल को कुछ हो जाए तो उसको हम बेच के वापस आ जाए, डिपेंड करता है उस टाइम उसका प्राइस क्या चल रहा होगा। अगर आज आपने स्टॉक को बाई करके छोड़ दिया है तो उसको आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उससे पैसा नहीं कमा सकते। या बहुत बड़ा पैसा आपके जो आपने अमाउंट बताया वो छोटा अमाउंट हो जाएगा। आपके पास अमाउंट है 40 लाख 50 लाख तो उससे आप अर्न कर सकते हो। अदरवाइज यही सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 1000 है 2000 इन द इनिशियल फॉर द स्टार्टिंग, तो आपको ना स्टॉक में सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे, लाइक बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रिगर कैसे लगाते हैं, आपका कहाँ कहाँ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, तो यही एक सजेशन होगा। अदरवाइज उससे आप कभी अमाउंट अर्न नहीं कर सकते। ओके, लोग तो कहते हैं कि 10 रुपए और 100 रुपए से भी ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए कर तो आप हमने $3 से 300 रुपए से 4,500 रुपए कमाए थे। नाइस। तो लेकिन अब वो ना कर तो सकते हैं लेकिन वो करना नहीं है। वाई? क्योंकि ट्रेडिंग में आप ये चीज कह रहे हो ना जो छोटे अमाउंट से होता है, देखिए बार बार नहीं हो सकता ना। अगर हमने $3 से इतना पैसा कमाया 4,500 रुपए तो कभी कभी है, बार बार नहीं हो सकता वो। हम अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, पर अगर मैंने फर्स्ट टाइम में इतना कमा लिया और फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा नॉलेज भी मिली, हाँ जी, मुझे बाय सेल भी सीख लिया मैंने, हाँ जी, ठीक है, और मैंने एक अमाउंट भी कमा लिया, अब मैं उसी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर रही हूँ, हाँ, तो फिर क्या, फिर तो वो ठीक है ना। वो कंपाउंडिंग है आपकी। अगर आप कंपाउंडिंग में जाओगे तो आपका चलेगा इस केस में। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने क्या पता ना भी कमाया, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका वो छोटे अमाउंट से बड़ा ना बना। और एक चीज और भी हो सकती है इसमें, अगर आपका छोटे अमाउंट से बड़ा पैसा बन गया, आपने उसको दोबारा कंपाउंड कर दिया, या फिर आप इस लालच में कि मार्केट में पैसा बन गया आप और पैसा लेके आ रहे हो और मान के चलते हैं मार्केट है सारा पैसा ही लॉस में जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो क्या है ना, हम एक ऐसे हैंडसम अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करें जिसमें वो रेगुलर बेस हो। ये कभी कभी वाली बात है, हो जाएगा चलेगा। अब आप कंपाउंडिंग करोगे वो भी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम से कम आपका $200 से $300 या आपका 20 से 30 हजार कम से कम होना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। इतना है फिर तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने क्या उसको इंक्रीज भी किया, 30,000 पे आपने लेके आए थे, वो आपका 40,000 बन गए। टोटल कितना हो गया आपका 40,000। पहले आप ट्रेड कर रहे थे 30 से, आप करो 40 से, तो वो चलेगा, आपका कंपाउंडिंग है। मैं नहीं चाहूंगा कि हम 30 से लेके आए थे सीधा 60 बन जाएंगे, लेकिन वो बार बार नहीं होगा। तो बस इट्स ऑल अबाउट कि हम अभी बात कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक रोल की, और आप जो बात कर रहे हो वो कभी कभी वाला ऐसा हो सकता है, होता है लेकिन कभी कभी रहेगा वो। और जो मैं बता रहा हूँ वो आपका सिस्टमेटिक है, वो चलता रहेगा आपका। मेरी जो बकेट है उसमें किस तरह के स्टॉक्स होने चाहिए, किस तरह का मेरे को प्लान करना चाहिए? लोग कहते हैं निफ्टी में ही लगाना चाहिए, हाँ जी, बट क्या वो ठीक है? सिर्फ निफ्टी में लगा के मैं अपनी बकेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बकेट लिस्ट हमेशा डिसाइड होती है लार्ज कैपिटल, मिड कैपिटल, स्मॉल कैपिटल से। अगर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे निफ्टी 50 उसमें आपके टॉप 50 कंपनीज आती है, उसके भरोसे आप अपनी
पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं कर सकती। आपको डिसाइड कैसे करना है कि कौन सी मनपसंद कंपनीज है आपकी जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो। फॉर एग्जांपल रिलायंस, फॉर एग्जांपल आपका अपोलो हॉस्पिटल, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने उस कंपनी को उठा के अलग अलग आपके टैब में खोल दिया, अपने शॉर्ट लिस्ट में डाल दिया, उसके चार्ट आपको चेक करने, चार्ट देखने हैं कि हाँ मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है वो कैसे पता लगा है, उसकी प्रॉपर एक स्टडी होती है। भाई मैंने बताया आपको प्राइस एक्शन के थ्रू, फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्निकल्स होते हैं। फंडामेंटल्स ये बताते हैं कंपनी के डीप, जो पर्टिकुलर कंपनी है उसका क्या चल रहा है, उसके डेट्स क्या है, उसके ऊपर लोन क्या है, उसकी पीई रेशियो क्या है। अच्छा ये तो हो गया फंडामेंटल। नेक्स्ट वन ये टेक्निकल्स। टेक्निकल्स एनालिसिस होती है कि आपको पर्टिकुलर ये पता लग जाता है वो स्टॉक नीचे आया, कितने दिनों में नीचे आया, क्या उसका पास्ट हिस्ट्री थी, अब वो क्या बना रहा है, क्या कुछ पैटर्न बना रहा है, कोई सपोर्ट है, कोई रेसिस्टेंस है, उसके थ्रू अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो आपके आएगा बकेट लिस्ट में। मान के चलते हैं स्टॉक तो बहुत अच्छा है लेकिन आपको लग रहा है आपकी पढ़ाई के हिसाब से वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा, बहुत बेकार उसने लास्ट टाइम का रिजल्ट दिया है, उसके ऊपर काफी सारा डेट्स है, तो फिर आप क्या करोगे, उसमें अपनी बकेट से बाहर कर दोगे। जितना मर्जी वो टॉप 50 का कोई स्टॉक हो, चाहे वो कहीं ना कहीं रिलायंस का स्टॉक क्यों ना हो। एक टर्म आती है लिक्विडिटी पूल, हाँ जी, वो क्या होती है और वो किस तरह से हमारे ट्रेडिंग में इफेक्ट डालती है। लिक्विडिटी पूल आपका उसी का पार्ट है, एसएमसी और आईसीटी का। लिक्विडिटी पूल होता क्या है, जहाँ पे पूल बना होता है। पूल एक सपोर्ट होता है आपका, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट के नीचे आपके काफी सारे ना ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स इज लाइक स्टॉप लॉस के ऑर्डर पेंडिंग्स होते हैं, जहाँ पे मार्केट दोबारा उसी ऑर्डर पे आ जाती है, उसी काफी सारे ऑर्डर पे आती है, और जिसके स्टॉप लॉस पेंडिंग्स होते हैं ना, सबके ऑर्डर्स खा के फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर चले जाती है। इसको हम कह सकते हैं एज अ लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप आपका। ये मतलब स्टॉप लॉस आपका टच करने के बाद स्टॉप लॉस हंट बोलते हैं, जिसकी वजह से मार्केट आपका फिर दोबारा मूव दे देती है। सबका क्वेश्चन होता है सर, जहां मैं मार्केट में स्टॉप लॉस लगाता हूँ वही मार्केट मेरा स्टॉप लॉस टच करने के बाद फिर ऊपर चली जाती है। ये भी उनका होता है। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब आपका। अगर इसको हम पहचान जाएंगे ना अच्छे केस में क्या होता है, इसकी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे भी। अगर इसको आप जान जाओगे तो फिर आप ट्रेड्स भी अच्छे से कर पाओगे। तो वैसे मैं आपको इतने में बता सकता हूँ कि लिक्विडिटी पूल एक यही एरिया है, अगर ये कोई समझ जाएगा तो इसमें स्ट्रेटेजी भी है। जहाँ लोगों ने की ऑर्डर्स है वहां पे आप समझ जाओगे वो ऑर्डर आपको कैसे ऊपर नीचे करने हैं, तो उससे चीजों से बच जाओगे, जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है एक अच्छा एंट्री एग्जिट और टारगेट के हिसाब से भी। आपको 10 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो बिगनिंग में आपको नॉलेज मिलती थी, जो चीज़ें थी, उसके साथ तो आपने अपना करियर बनाया, बट आज की डेट में कितना इंफॉर्मेटिव हो गया है हमारा थ्रू सोशल मीडिया मान लो या स्टडीज़ में ही कितना बदलाव आया है। स्टडीज में आपका काफी ज्यादा बदलाव है, जस्ट बिकॉज आपने देखा होगा सोशल मीडिया में ना कुछ लोग अलग ही शो कर रहे हैं। कोई दुबई की लाइफस्टाइल शो कर रहा है, कोई अपनी लाइफस्टाइल शो कर रहा है, कोई रियल तो कुछ बता ही नहीं रहा कि मार्केट में चल क्या रहा है। अच्छा एक चीज हो रहा है, आपने देखा स्कैम्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं सोशल मीडिया के थ्रू। कैसे? लोग कहते हैं कि टेलीग्राम टिप्स मैं बताऊंगा कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है, मैं आपका अकाउंट हैंडल करूंगा, ऐसे आपको ऑफर्स भी आएंगे। तो ये सब चीजें ना बहुत कहीं ना कहीं बेकार भी है कि कभी आपको इनके थ्रू नहीं जाना चाहिए। कोई अगर आपको टिप दे रहा है ना तो आपको वो लॉस भी करवा सकता है। तो किसके थ्रू जाना चाहिए? आप अच्छे से एक पर्सन से मिलो। सोशल मीडिया इज लाइक एक जरिया है आपस में बात करने का। अगर आपने एक सोशल मीडिया पे गए, इंस्टाग्राम पे गए फॉर एग्जाम्पल, आपने उस पर्सन से पहले मिलो जो उसका फेस है, उससे बात करो कि ठीक है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है। कैसे? फेस टू फेस बैठ के, जो आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम वाला, वो सारे फोन पे करते हैं, वो कभी मिलेंगे नहीं आपसे। वो कोई बाहर का होता है, नाम नहीं सकता सिटीज वगैरह का मैं। जो अच्छा पर्सन आपको लगता है उससे जाके आप मिलो। अगर उससे आप फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे ना तो वही कैटेगरी में आ रहा बंदा हो। हाँ, अगर वो उस पर्सन से मिल पा रहे हो, अपनी बातें रख पा रहे हो कि मैं लॉस में हूँ, मैंने ट्रेडिंग करी या मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कैसे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, अगर आप उस पर्सन से सेटिस्फाई हो, उसकी नॉलेज से सेटिस्फाई हो, तब ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपका कन्वर्ट हो जाता है।
सिर्फ इंस्टा पे बैंक देख के। से भी तो आपको मिलते हैं ना लोग, जब हम अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं हाँ जी। तो बैंक भी हमें एक पर्सन प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें आरएम्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी। तो उनको क्या नॉलेज होती है एग्जैक्टली मेरे ना कि खुद के फ्रेंड्स हैं जो एज अ RM हाँ, PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज सब चीजें हैंडल कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे किसी पे विश्वास कर सकता हूँ? वो तो एक ना बैंकिंग वाले सेक्टर हो गए, एक ट्रेडर अलग होता है, एक RM आपका अलग हो जाएगा। ट्रेडर इज लाइक उसको पूरी इंफॉर्मेशन है मार्केट की। पर ट्रेडर भी तो प्रोवाइड करते हैं ना, अगर आपका अकाउंट अच्छा है तो वो लोग ट्रेडर भी प्रोवाइड करते हैं बैंक से। लेकिन वो क्या रहता है ना, आपकी CB रजिस्टर्ड रहते हैं प्रॉपर। हम्म, जो वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो एक सर्विस होगी आपकी। ओके। अगर आप सीखने के लिए कह रहे हैं कि आपको सिर्फ ट्रेडिंग सीखने है, फिर वो आपका अलग जोन हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक मुझे ही अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हाँ है, ठीक जी। है, मुझे नॉलेज नहीं है, बट मैंने जब अकाउंट खोला तो मुझे एक आरएम प्रोवाइड वगैरह, किया गया और हाँ एक जी, ट्रेडर प्रोवाइड किया गया कि दे विल हैंडल योर मतलब बकेट पोर्टफोलियो और ये सब वगैरह। चीजें, पोर्टफोलियो आपका हैंडल होगा। बिल्कुल। मैं उस केस में कह रही हूँ कि उन पे तो बिलीव किया जा सकता है ना। स्टिल मैं मान के चलता हूँ, अगर उनकी ना टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, लगता है मेरे दोस्त वगैरह भी है RM वगैरह, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि अगर गया तो डिपेंड्स ऑन द मार्केट, ओके। अगर आया तो सभी खुश हो जाएंगे इस चक्कर में। हाँ, तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम Okay. किसी पे देखो ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना विश्वास खाली खुद पे करो। अगर आपने चीजें स्टार्ट करनी है, अच्छी बात है, आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया, आपको कॉल्स आएंगे, आपको बहुत जगह से कॉल्स आएंगे, RM के आएंगे, बैंक से आएंगे, तो उनको बोलो ठीक है सिर्फ मैंने खुलवाया है अपने खुद के लिए। अब खुद के लिए क्या है, उसको आप कन्वर्ट कर दो अपनी नॉलेज पे। नॉलेज गैदर अप करो, नॉलेज चीजें सीखो, उसके बाद फिर खुद से ही करो। मैं सबको एक चीज बोलता आ रहा हूँ, चाहे 1 रुपया हो चाहे 10 लाख रुपए हो, अपना पैसा आपको ना बैंक वाले को देना है, ना मुझे देना है, ना किसी को भी नहीं देना। खुद करो, जो भी कर रहे हो बस अपना खुद करोगे तो एक विश्वास रहेगा। सामने वाला बंदा, मैं को दोबारा बता रहा हूँ, आपको पता है वो होता है LIC में नीचे टर्म्स एंड कंडीशन आती है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो क्यों आता है? क्योंकि विश्वास तो हम, इसका ये आंसर है तभी। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, बैंक के थ्रू, जब डीमेट अकाउंट्स के थ्रू हम कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो बैंक है ना ऑफर करता है कि आपने एक अमाउंट लगाया पर्टिकुलर, हम आपको 3 टाइम्स लोन दे देते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स बैंक हमारा बैंक भी लगाएगा। और फिर जब वो लॉस में जाता है ना, तो आपके ख्याल से क्या हमें वो लेना चाहिए लोन जो बैंक लगा रहे हैं या नहीं लेना चाहिए? मेरे पास ना अभी क्या हुआ, 2 महीने पहले एक बैंक का नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे पास आए, मेरा पर्सनल मतलब सेविंग्स अकाउंट है, तो मुझे स्कीम बता रही है भली वो कि आप 10 लाख लगाओ, हम अलग अलग कंपनी में पैसा लगाएंगे, 10 साल बाद हम आपको इतना दे देंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, सारा पैसा निकाल नहीं सकते, बीच में तभी निकालना पड़ेगा, आपको पैसा मिलेगा। मैं कितना मिलेगा ROI? शी सेड कुछ 2-3% साल का, या 8 नहीं सॉरी 12% FD से ऊपर था वो, साल का मिलेगा। तो उनको मैंने अपना दिखाया पोर्टफोलियो, जैसे मैंने दिखाया ना कि मेरा इतना मैं कमा रहा हूँ, 50% अपना खुद स्टॉक से आप कर रहे हो, मैं डायरेक्ट खुद ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला आप एक काम करो, आप ये हमें बता दो कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक्स है चलिए। तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए बिल्कुल ना। अभी जो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, इतना बन जाएगा, कोई अच्छी बात नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर 8% तो आपको मिल ही जाएगा, 7-8% FD में, अगर उससे ऊपर आपको चाहिए तो बैंक वाले आपको कहीं ना कहीं दे देंगे, लेकिन इतने में हमें सेटिस्फाई मार्केट में नहीं होना। अब वो तो आपको वो भी देते हैं, ओवरड्राफ्ट OD लिमिट भी देते हैं कि आप हमसे पैसा ले जाओ, इतना चीज हो जाएगी। वो उसके लिए सही है जिसको ट्रेडिंग आती ही नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत डिपेंड हो सकते हो आप, लेकिन जब आप डिपेंड हो जाओगे ना थोड़ा बहुत, फिर आपको पता लगा रियल पिक्चर तो कुछ अलग ही है, अलग है, पैसा तो ज्यादा ही मिल रहा है, बैंक पैसा अपना रख रहा है और हमारे पैसों में हमें इतना सा दे रहा है। तो फिर तो वो जो सपोर्ट सिस्टम दिखाते हो उस जाल में नहीं फंसना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए करना आपका। क्या पता देखो रियल हो चाहे वो ना हो, लेकिन हम जो ना हर किसी के होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें देखो हम ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। तो आपने अभी तक जो स्टडीज किया और ट्रेडिंग किया, आपको क्या लगता है कि मेजोरिटी लोग लॉसेस ही बेयर करते हैं या कमा भी लेते हैं? अच्छा, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो कहती है 90% लोग लॉसेस में और 10% ही प्रॉफिट में। वही बस सच है। हाँ? आपकी इंडिया की जो है सेबी चलाती है। तो इसका रीजन क्या है? रिक्शे वाला
आपका कोई भी पर्सन जो सिर्फ ट्रेडिंग का नाम ही सुन रहा है और वो कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, जो आपने बताया 1 का 10, हाँ। 1 का 20, तो वो पर्सन भी ट्रेड कर रहा है। एक्सपायरीज होती है वीकली मंथली ऑप्शंस के अंदर, उसमें क्या होता है, 0-0 होता है। पैसा बनेगा तो बहुत बन जाएगा, नहीं बनेगा तो 0 हो जाएगा। बहुत कुछ टाइम पहले क्या होता था, हर हफ्ते सारे इंडेक्स की एक्सपायरीज होती थी। तो अब वो सेबी ने चीजें चेंज कर ली बिकॉज ऑफ दिस। अब वो लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पा रहे, पहली बात तो वो एसएल नहीं लगा रहे। एक वर्ड होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है, अगर आपने 100 रुपए में, 200 रुपए में, 1000 रुपए में कुछ भी बाय किया, नीचे आएगा तो क्या होगा, लॉस होगा आपका। 1000 रुपए बाय किया, वो 800 आ गया तो कितने का लॉस आपका, 200 रुपए का लॉस। ऊपर गया तो प्रॉफिट। उस केस में लोग स्मार्ट चलते हैं, एवरेज करते हैं। जब 100 से 800 पे आ जाएगा ना, वो दोबारा बाय करते हैं। किस उम्मीद में, जब वो ऊपर चला जाएगा ना, तो पैसा ये भी मिलेगा और वो भी मिलेगा इसलिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो 800 से और नीचे आ जाएगा, 600 पे आ गया, उन्होंने एग्जिट नहीं किया, करना चाहिए था एग्जिट, उन्होंने और बाय कर लिया। अब 3 बार उन्होंने बाय कर लिया, तो उनकी 3 पोजीशन लगा। अब दोबारा अगर नीचे आ गया तो ये तो लॉस चल ही रहा है और ये भी लॉस हो जाएगा। लास्ट टाइम अगर वो 0 हो गया तो सोच रहे हो कितना मोटा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं अगेन सुसाइड मार्केट की लैंग्वेज। लोग करते भी है जिसकी वजह से वो लॉस में भी है। अगर आपने ऐसा भी किया तो ये भी एक रीजन है, लोग अपना मैनेज नहीं कर पा रहे। ओवर ट्रेडिंग, मतलब इतनी बेकार चीज है ओवर ट्रेडिंग। डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपने ज्यादा ट्रेडिंग कर ली ना, आपका माइंड से चीजें आपको इश्यू हो जाएगा। लोग तब भी नहीं मानते। मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट आए 60+ ईयर से, वो रिटायर्ड, उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉपर ट्रेड वगैरह किया है। ट्रेड करने के बाद उनको मैंने प्रॉफिट करवाया 23,000 के आसपास। तो जब प्रॉफिट कराया उनको मैंने घर भेज दिया, ठीक है अब आपने प्रॉफिट के लिए, ओवर ट्रेड नहीं करना, अब सो जाओ। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करवा दिया। घर जाके उनको लगा 11:15 बजे कि मार्केट में कुछ हो सकता है, तो उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। जो प्रॉफिट था उसको कर दिया 20,000 के लॉस में। तो टोटल कितना लॉस हुआ, 45,000 का। तो यही चीजें है कि लोग मार्केट में लॉस में क्यों है, खुद को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, खुद को स्टॉप ही नहीं कर पा रहे। अब अगर आप डेज के लिमिटेड ट्रेड्स कर रहे हो तो चलेगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हो सुबह शाम, तरह तरह की स्ट्रेटजीज पे कर रहे हो, आप ये सोचे चल रहे हो कि हाँ मेरा कुछ पैसा आ जाए कि मुझे वही किसी की EMI पे करनी है, किसी का पैसा देना है, दिस इज द रीजन लोग इतने ज्यादा लॉस में क्यों है। जो लोग सही में प्रॉफिट में है वो अपना सिस्टम के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं और उनके ना वो ड्यूरेशन है, टेन्योर्स है 10-10 साल, 5 साल, 4 साल। जो अभी ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेडर्स नहीं है, वो चीज अभी सीख रहे हैं, तो टाइम लगेगा काफी ज्यादा। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है उसको मैं कम टाइम पे आपको ट्रांसफर कर पाऊँ खाली। इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं आपको प्रॉपर एक 3 महीने में बता दूंगा। ट्रेडर ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस लो मार्केट का। मैंने तो दे दिया, मार्केट क्या कहती है, मार्केट जो एक्सपीरियंस दे रही है आपका, क्या उसको आप फॉलो कर पा रहे हो, ग्रैब कर पा रहे हो। अगर ग्रैब कर पा रहे हो फिर आप उस 10% में आ रहे हो, नहीं कर पा रहे तो वही कहानी घुमा के है कि आप ओवर ट्रेड भी कर रहे हो, इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मार्केट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसमें से एक है जियोपॉलिटिकल। ठीक है। तो आजकल जो वॉर सिचुएशंस है, जो सिनेरियो चल रहे हैं, उसमें मार्केट का क्या हाल रहेगा और वो कैसे ठीक हो सकती है। कभी भी मार्केट में जो वॉर होता है ना, तो हमेशा मार्केट नीचे आना स्टार्ट होती है। और आपने सुना होगा कभी जब मार्केट इस टाइम नीचे आती है ना, तो गोल्ड ऊपर जाता है वॉर के टाइम पे, क्योंकि गोल्ड एक आपकी सेफ एसेट है। लोग वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी समझते हैं। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना, अब वो भी नहीं हो रहा, अगर आपने देखा होगा इसलिए ना। अभी बीच में क्या हुआ था, तो उल्टा हुआ था। हाँ जी, राइट है। अब देखा ना डॉलर का आपका प्राइस भी ज्यादा हो गया इस चक्कर में, जो इंडियन के हिसाब से भी। तो कभी भी जब डॉलर की जो न्यूज आती है उसका प्राइस ज्यादा चला जाता है, तो उनका ना आपका वो होता है, इनवर्स रिलेशन होता है गोल्ड एंड आपका डॉलर का। तो अगर वो ऊपर चला जाएगा तो गोल्ड फिर आपका नीचे आना स्टार्ट हो सकता है। तभी ये आज हो भी रहा है वॉर के चक्कर में भी। अब आपने बोला कब तक हो सकता है वॉर, जब तक चलेगा आप भूल जाओ कि मार्केट सही हो सकती है। क्रिप्टो गिरेगा, इंडियन मार्केट तो बहुत नीचे आएगी अभी अगर ऐसा चलता रहा तो। और अगर वो नीचे आएगी, एक ट्रेडर पैसा कमा पाएगा पुट बाय करके या फिर अपना जो भी मैनेज करके सेल्स का। क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन, आपको पता क्या चल रहा है, गोल्ड के चांसेस है कि वो ऊपर जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर के हिसाब से। अभी क्यों नहीं चल रहा, मैंने बताया आपको, वो डॉलर के चक्कर में नहीं जा रहा। तो अगर ये ठीक नहीं हुआ,
लास्ट टाइम एक बारी वॉर हुई थी ना, तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बाद में वो जब वॉर खत्म हो गई थी तो वो करेक्शन दोबारा स्टार्ट हो गई थी। ओके, पर एक चीज है कि वॉर की सिचुएशन में भी डॉलर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं फिर? वो आपका ना एक तरह से रहता है कि डॉलर इज लाइक कि ना आपकी न्यूज रहती है इसमें। फॉरेक्स फैक्ट्री आपका, फॉरेक्स आपका जो प्लेटफॉर्म रहता है वहां पे ना इसकी बार बार न्यूज आती रहती है कि अच्छा वो क्या हुआ, सीपीआई न्यूज होती है, 10 तरह की आपकी न्यूज रहती है, तो उसका इफेक्ट करता है कि डॉलर का प्राइस कैसे चल रहा है उसमें। वो तो आपकी देखो वॉर है, वॉर के हिसाब से तो क्या चल रहा है आपका, मार्केट की चीजें हो रही है, स्टॉक्स का हो रहा है, क्रिप्टो कॉइन्स हो रहा है। डॉलर तो एक आपकी करेंसी होगी ना, करेंसी की चीज आपकी अलग होगी है। गोल्ड इज लाइक आपका एक एसेट हो गया मार्केट का, और आपकी वो सब चीजें होगी आपकी स्टॉक्स हो गया। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द करेंसीज की आपकी न्यूज होती रहती है, जिसकी वजह से वो चीजें इफेक्ट करती है मार्केट। वॉर लाइक सिचुएशन में जो अभी चल रही है हाँ वॉर, जी। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में हमें एक नॉर्मल ट्रेडर को कौन से स्टॉक्स खरीद के रखने चाहिए, किस तरह के, और कौन से नहीं खरीदने चाहिए या कौन से सेल कर देने चाहिए अगर उनके पास अभी भी है, बेशक वो थोड़ा सा लॉस ही बेयर कर रहे हैं? तो वॉर के टाइम पे आप ना ज्यादातर जो डिफेंस आपके सेक्टर्स है, मेडिकल सेक्टर्स है, इसमें आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम है ना, प्रेडिक्शन ये थी लास्ट ईयर की कि गोल्ड और सिल्वर इस टाइम पे बहुत बढ़ेगा। तो अभी इस सिचुएशन में हमने जिसने भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया हुआ है, या इनफैक्ट कॉपर में भी, कॉपर का भी बहुत चला था, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उनको अभी ये सब होल्ड करके रखना चाहिए या इस ड्यूरेशन में वो सेल कर सकते हैं? गोल्ड तो आप कर सकते हो होल्ड, कोई इशू नहीं है। क्या सेल करना या होल्ड करना? होल्ड कर सकते हैं आप गोल्ड। सिल्वर तो ना बहुत तेजी से बढ़ा था, हाँ जी, उसको लगेगा बहुत ज्यादा टाइम अभी दोबारा ऊपर आने में। अभी नीचे जा भी सकता हो। गोल्ड आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख लेना इसी साल के एंड तक ना 2 लाख पार कर देगा गोल्ड आपका। ओके, हाँ जी, तो वॉर की सिचुएशन में, हाँ जी, उसमें भी कर देगा। और वैसे भी वॉर्स में तो वैसे वो ऊपर जाता है, आपको पता है। हाँ। देखिए सिल्वर ना आपका इतना मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ना उसका एक तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया था, गोल्ड का भी गया था ऊपर। हाँ। आपने देखा भी बीच में गोल्ड दोबारा ऊपर आ गया था, उसके आसपास ही आ गया था कि दोबारा वहां से करेक्शन आ गई। तो यस, गोल्ड को तो आप होल्ड कर सकते हो, सिल्वर को कर सकते हो, लेकिन टाइम आपको बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा। कितना? ऑलमोस्ट ये साल से ज्यादा कम साल से कम मैंने ज्यादा। गोल्ड में आपका इसमें, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, फिर 2 तरह की इसमें आपकी टेक्निकल एनालिसिस होती है जो हमें पता है कैसे मैनेज करते हैं उसको। तो दिस इज द राइट टाइम, आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपने नहीं ले रखा तो अब और बाय कर लो। अब बाय करना, अगर अब बाय कर लोगे तो यहाँ से अगर ऊपर चला जाएगा तो, लेकिन लोगों ना अभी चांसेस आ रहे हैं कि यहाँ से गोल्ड और क्रैश होगा। मान के चलो अगर आपने इधर बाय भी कर लिया और नीचे आ गया तो कोई थोड़ा एवरेज कर लो और बाय कर लो। सारा अगर आपका 10 लाख रुपए है तो सारा 10 लाख अभी मत लगाओ गोल्ड में, 5 अभी लगा दो, और अगर नीचे आ गया तो थोड़ा और लगा दो आप, और मान के चलो ऊपर चला गया वो, तो फिर भी आप लगाना स्टार्ट कर दो, कुछ चलेगा उसमें। क्योंकि गोल्ड आपका जाएगा 2 लाख 3 लाख। मैंने गोल्ड को 50,000 60,000 तक भी मैंने बाय कर रखा है, क्योंकि आज आपको क्या चल रहा है। और जब वो गया था इतना ऊपर गया था, हाई लगाया था गोल्ड ने, आज नीचे है ना तब भी लोग बाय नहीं कर रहे। क्यों? अच्छा, और नीचे आ जाएगा। और आ जाएगा। एक BMW की गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, उसकी कीमत है 2 CR, किसी भी रीजन से वो आपको मिल रही है 1,50,00,000 में, क्या आप लोगे? बिल्कुल लोगे। है तो गाड़ी ब्रांड न्यू, आपको लेनी ही है, और बिल्कुल लोगे। उसकी कीमत आज सस्ती है, लेकिन वो बाद में महंगी हो जाएगी, सबको पता है बात, गोल्ड का भी पता है। तो यस, बिल्कुल लगाओ ना आप गोल्ड में भी, आप इन्वेस्ट करोगे तो दोनों तरीके से आप बढ़िया। होल्ड कर रखा है, बाय कर रखा है, होल्ड करो, नहीं कर रखा तो अभी बाय करो और फिर होल्ड करो। अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन ये सजेशन है कि गोल्ड को बाय करो और होल्ड करो, बट सिल्वर को सेल कर सकते हो। हाँ, सिल्वर को कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं सेल करना तो फिर आप पेशेंस दिखाओ बहुत ज्यादा उसमें। ओके, और किस लेवल तक फिर से टच कर सकती है सिल्वर? सिल्वर आपका कम से कम भी मैं बताऊं, जो लास्ट इसने हाई लगाया था ना 4 लाख, हाँ जी, उसका आप लगा लो 10 से 20% और ऊपर जा सकती है, लेकिन मतलब वही 4 साढ़े 4 तक, बट टाइम लेगा, कम से कम 1-2 साल लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। हाँ जी, ओके। इस साल तो बिल्कुल भूल जाओ, गोल्ड का कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी और भी है, जैसे आपका मेटल्स में कॉपर के लिए बहुत बीच में चला था कि कॉपर का, तो कॉपर का क्या ट्रेंड रह सकता है अभी? उसमें भी आपको ना, अगर ये सब चीजें आपकी मार्केट में रही, वॉर वाली चीजें रही, तो इसमें आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा। अगर इसमें हाँ सब चीजें स्टेबल होगी, वॉर आपकी रुक गई, तो इसमें भी फिर आपको इतना ही हाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं भी मिल सकता है, लेकिन ना ये जो ना आपको कॉपर्स वगैरह ना, मैं कह रहा हूँ इस पे ज्यादा ना ध्यान देके ना हम लोग गोल्ड पे ज्यादा ध्यान दें।
ओके। सिल्वर देखो ना, 4 लाख गया था फिर तो हाँ, नीचे भी आ हाँ, गया। हाँ। अब वो तब भी नीचे आएगा, अभी थोड़ा गोल्ड ना फिर भी संभाल लेता अपने आप को, हम्म। ऊपर नीचे करता रहता है। तो कॉपर तो बिल्कुल ही रहने दो आपको मैं, और सिल्वर को मैंने जो बताया, लेकिन मेन पर अगर फोकस वो सिल्वर और नीचे जाए और हम अच्छा कुछ इन्वेस्ट कर लें सिल्वर में, उसमें मत और करो। जब आप होल्ड कर सकते हो तब। नहीं, उसमें तभी मत करो आप। ओके। सिल्वर को ना भरोसा नहीं है, इसलिए ओके। 4 लाख से सीधा हाँ। आप देखो ना, जिसने बाय कर रखा टॉप में, उसकी क्या हालत हो रही उसकी होगी। तो हालत मैं है। सबको बोलता हूँ, गोल्ड अगर आपने बाय किया टॉप में, मत डरो, हो जाएगा, उससे ऊपर आपको दे जाएगा। लेकिन सिल्वर में आपको डर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका वैसे ही 50% आ गया ना नीचे गिरने के। देखोगे गोल्ड थोड़ी ना 50% नीचे आ गया। कितना गया था आपको गोल्ड ऊपर, आज भी कितना चल रहा है, 1.40 चल रहा है, 1.45 चल रहा है, तो इतना वो क्रैश नहीं हो सकता वो। तो दिस इज द रीजन वो आपका सेफ एसेट है। कि जब मार्केट इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, फिर भी लोग इतना इन्वेस्ट क्यों करते हैं? मार्केट में ना आप कुछ भी सोचोगे एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर, बिगिनर, लेकिन जो होगा वही जो मार्केट को करना है। हाउ? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज। कभी मार्केट में न्यूज भी आ सकती है। लोग इन्वेस्ट शो करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं मार्केट में। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उनको निकलना पड़ेगा। वही रिस्क रिवॉर्ड वाला फैक्टर है। इसलिए आपने आज दिन रात मेहनत करी, गोल्ड ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, सारी मेहनत में पानी फिर गया, मार्केट खुल गई कल गैप डाउन, तो फिर आप क्या करोगे? उस टाइम ना एडजस्टमेंट करनी जरूरी होती है मार्केट में आपको। सही बात कह रहे हो आप, प्रेडिक्टेबल नहीं है मार्केट, लेकिन अगर आपको पता है एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप मार्केट में देख सकते हो। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो कैसे खुद को बचाना है, हम उसको हेजिंग भी बोलते हैं। अगर आपको पता है वो चीजें कैसे करते हैं तो समझ जाओगे मार्केट में। बिना सोचे समझे आपने पैसा इतना लगा दिया कि हाँ वही लालच के तरीके में, तो आप उसमें फंस सकते हो, फिर आपको कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि मार्केट का सही में भरोसा नहीं है। आज कल देखा हमने मार्केट में क्या हुआ था, कल मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन खुली थी और उसी टाइम ऊपर आ गई पूरी निफ्टी, बहुत तेजी से ऊपर आई थी, काफी सारे बंदों को लॉस हुए थे। अब हमने उसमें पैसा कमाया जब मार्केट ऊपर चली गई थी। उसका रीजन क्या है? हम इंट्राडे करते हैं, कुछ लोग चीजें अलग प्लान करते हैं। आप समझ जाओगे ना मूवमेंट को, जिसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, तो फिर आप उस चीज को प्रेडिक्टेबल मैनेज कर दोगे, मार्केट में हुआ क्या था और अब हो क्या रहा है। तो ये एक टेक्निकल्स का पार्ट है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ज़्यादा अच्छा है, इंडियन मार्केट या ग्लोबल? इंडियन मार्केट। हाउ? क्योंकि वहां पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, आप फैमिलियर हो कुछ स्टॉक से, अंबानी साहब, अदानी साहब के, लेकिन जो बिगिनर है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपका फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट। इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज और इन्वेस्टमेंट इन मेटल्स? इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। टेलीग्राम टिप्स और टिप्स फ्रॉम द ब्रोकर्स? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। देन व्हाट? खुद से ट्रेडिंग करना, खुद सीख के ट्रेडिंग करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लर्न करना या कहीं से प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस से लर्न करना? किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठ के सीखना जो खुद मार्केट में प्रॉफिटेबल है। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड ट्रेडिंग एकेडमीज? आप जो ऑनलाइन आपके वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हो, उसमें खाली आप 2 से 3 घंटे के लिए सीख सकते हो। जो आपकी ट्रेडिंग की अच्छी अच्छी अकेडमीज होती है, वहां पे आप पूरा चीजें सीख सकते हो, बेसिक्स टू एडवांस तक। विच इज बेटर देन ट्रेडिंग अकेडमीज। एंड व्हाट अबाउट द कॉम्बिनेशन सेमिनार्स एंड ट्रेडिंग एकेडमी? क्या है कि आपके सेमिनार्स में सबसे पहले आप उसी पर्सन से भाई आपका मिलना हो जाता है, थोड़ी आपकी 2 से 3 घंटे की बात हो जाती है, और उसके अगर आपने चीजें कर ली फिर आप उसके अंदर स्विच हो सकते हो अपने वो ट्रेडिंग वाले फैक्टर में, अकेडमीज। एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड व्हाट आर योर टिप्स फॉर द बिगनर्स? सबसे अच्छी चीज की गाइज, आपको जो बिगिनर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेडिंग में आना चाहते हो, तो आप ना किसी को इन्फ्लुएंस देख के ट्रेडिंग में मत आना। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको बड़ा बड़ा गाड़ी घोड़ा दिखाएंगे, अपना लाइफस्टाइल दिखाएंगे, वो कहीं ना कहीं फेक भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइज, आप अगर ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हो, पहले उसकी अच्छे से नॉलेज लो। नॉलेज लेने के बाद फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आप एक अच्छे रास्ते में चल भी पाओगे। अगर स्टार्टिंग में कुछ ऐसा स्कैम वाली चीज होगी तो अपना जो करियर बनाने जा रहे हो ना, वो पहले ही खत्म हो जाए। तो थैंक यू सो मच लवल, आपने हमारी ऑडियंस को इतने सारे इंसाइट्स दिए और अपनी जर्नी के बारे में बताया, जो आई थिंक कि जो आपने हमें टिप्स दिए, जो हमें बताई हैं चीज़ें, उनका बेनिफिट हमारी ऑडियंस लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। काफ़ी अच्छा लगा, आपने सारे क्वेश्चंस पूछे एंड आई होप मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाया।